पहला अपडेट बैलेंसिंग स्ट्रेटेजिक मॉडर्नाइजेशन को लेकर है। भारत अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके साथ बजट और प्राथमिकताओं का संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बन रहा है। फोकस सिर्फ नए हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि पुरानी सिस्टम्स को अपग्रेड करने पर भी है। सरकार आत्मनिर्भरता यानी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो सके। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के बीच रिसोर्स का सही बंटवारा जरूरी है, क्योंकि हर फोर्स की जरूरतें अलग हैं। टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और साइबर वॉरफेयर पर भी निवेश बढ़ाया जा रहा है। साथ ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहा जा सके। भारत को एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स पर ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और भी जटिल हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि इनोवेशन तेज हो। कुल मिलाकर भारत का लक्ष्य एक मॉडर्न, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम बनाना है, लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल और ऑपरेशनल बैलेंस बनाए रखना सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा अपडेट भारत के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर है। भारत की योजना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट फिलहाल अटक गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह बजट कंस्ट्रेंट और प्राथमिकताओं में बदलाव है। नौसेना चाहती है कि इंडियन ओशन रीजन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 3 कैरियर होने चाहिए ताकि हमेशा 2 ऑपरेशनल रह सकें, लेकिन सरकार फिलहाल सबमरीन, मिसाइल सिस्टम और अन्य ज़रूरी प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है। थर्ड कैरियर को लेकर डिज़ाइन और कैपेबिलिटी पर भी चर्चा चल रही है, जैसे कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरी करने की क्षमता हो। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि बड़े कैरियर की बजाय छोटे और ज़्यादा संख्या में प्लेटफॉर्म ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव को देखते हुए ये फैसला और भी अहम हो जाता है। अभी के लिए ये प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद नहीं है, पर इसे आगे बढ़ाने के लिए क्लियर पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तीसरा अपडेट भारत के डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने को लेकर है। भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है और ये अब अरबों डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। इसका उद्देश्य सेना को आधुनिक बनाना और नई टेक्नोलॉजी अपनाना है। बजट का बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है, जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर दबाव पड़ता है। फिर भी सरकार हथियारों की खरीद और रिसर्च पर खर्च बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू कंपनियों को ज्यादा अवसर दिए जा रहे हैं। भारत दुनिया के बड़े डिफेंस स्पेंडर्स में शामिल है, लेकिन अभी भी चीन जैसे देशों से काफी पीछे है। भविष्य में बजट को और बढ़ाने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंज लगातार बढ़ रहे हैं। फोकस ये भी है कि खर्च को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए ताकि हर रुपए का सही उपयोग हो। कुल मिलाकर बढ़ता हुआ बजट भारत की सैन्य ताकत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौथा अपडेट F400M और कावासाकी C2 एयरलिफ्ट सॉल्यूशंस को लेकर है। भारत अपनी एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विकल्पों पर विचार कर रहा है। F400M एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट है जो भारी और मीडियम लोड दोनों संभाल सकता है और इसकी रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दूसरी तरफ कावासाकी C2 जापान का एयरक्राफ्ट है जो हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज के लिए जाना जाता है। दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं। F400M मल्टी रोल मिशन के लिए बेहतर माना जाता है, जबकि C2 तेजी से लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उपयुक्त है। भारत को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही विकल्प चुनना होगा, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन, रनवे कंडीशन और पेलोड क्षमता। इसके अलावा लागत और मेंटेनेंस भी बड़ा फैक्टर है। ये फैसला भारतीय वायुसेना की लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करेगा। पांचवा अपडेट चीन के 4th एयरक्राफ्ट कैरियर सिग्नल को लेकर है। चीन तेजी से अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है और अब उसके 4थे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। ये कैरियर पहले से ज़्यादा एडवांस होने की संभावना है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी और बेहतर कैपेबिलिटी होगी। चीन का लक्ष्य इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी मौजूदगी मजबूत करना है। ये भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि इससे क्षेत्र में पावर बैलेंस बदल सकता है। चीन पहले ही कई कैरियर ऑपरेट कर रहा है और उसकी नौसेना तेजी से विस्तार कर रही है। भारत को इसके जवाब में अपनी नौसैनिक क्षमता को और मजबूत करना होगा। इसमें नए जहाज, सबमरीन और एयरक्राफ्ट शामिल हैं। साथ ही सहयोगी देशों के साथ साझेदारी भी अहम होगी। कुल मिलाकर चीन का यह कदम एशिया में सैन्य प्रतिस्पर्धा को और तेज करने वाला है। छठा अपडेट नागालैंड के फुत्सेरो इलाके में इंडियन एयरफोर्स के रडार इंस्टॉलेशन को लेकर है। स्थानीय संगठन नागा नेशनल काउंसिल और फुत्सेरो एरिया के लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये जमीन उनकी पारंपरिक और सामुदायिक जमीन है, जिस पर बिना उनकी सहमति के काम शुरू किया जा रहा है। लोगों को डर है कि इससे उनकी ज़मीन पर स्थायी कब्जा हो सकता है और उनकी पहचान और संसाधनों पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना है कि ये रडार इंस्टॉलेशन देश की एयर डिफेंस और बॉर्डर सर्विलांस के लिए ज़रूरी है, खासकर नॉर्थ ईस्ट जैसे सेंसिटिव इलाके में। इस प्रोजेक्ट का मकसद एयर स्पेस मॉनिटरिंग को मजबूत करना और किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाना है।
लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि पहले उनकी बात सुनी जाए, उनकी ज़मीन के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए और बिना कंसल्टेशन के कोई भी काम आगे न बढ़ाया जाए। अभी स्थिति ऐसी है कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाना चुनौती बन गया है और सरकार को दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर समाधान निकालना पड़ेगा। 7वां अपडेट भारत द्वारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को यूएई जैसे जीसीसी देशों को ऑफर करने को लेकर है। भारत इस सिस्टम को सिर्फ बेचने के बजाय रियल वर्ल्ड इवैल्यूएशन के लिए देने की रणनीति पर काम कर रहा है ताकि ये देश खुद इसकी परफॉर्मेंस देख सकें। आकाश सिस्टम एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइल जैसे टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते ड्रोन और मिसाइल खतरों को देखते हुए भारत इसे एक स्ट्रैटेजिक मौके के तौर पर देख रहा है। अगर यूएई जैसे देश इसे टेस्ट करते हैं और संतुष्ट होते हैं तो इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। साथ ही ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत पहचान दिलाने का कदम भी है। भारत का फोकस अब सिर्फ घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस ऑफर के जरिए भारत अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा दिखा रहा है और ये साबित करना चाहता है कि उसकी सिस्टम्स रियल कॉम्बैट कंडीशंस में भी असरदार हैं। 8वां अपडेट साल 2007 में भारत द्वारा SU-30 के फ्लीट को हटाने के फैसले को लेकर है। उस समय इंडियन एयरफोर्स ने पुराने SU-30 के वेरिएंट को हटाकर नए SU-30 MKI को अपनाने का निर्णय लिया था। ये कदम उस समय लॉजिस्टिक्स और स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से सही माना गया था, लेकिन अब विश्लेषकों का मानना है कि अगर वो फ्लीट रखा जाता तो उसे DRDO के लिए एक आदर्श टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। भारत अपने नए फाइटर जेट और सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म की तलाश में रहा है। SU-30 के जैसे एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके एडवांस्ड रडार, वेपन सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जा सकता था। उस समय इस एंगल से ज़्यादा नहीं सोचा गया और फोकस सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर रहा। अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि वो फैसला लॉन्ग टर्म रिसर्च और डेवलपमेंट के नज़रिए से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इससे ये भी सीख मिलती है कि डिफेंस फैसलों में सिर्फ तत्काल ज़रूरत नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। 9वां अपडेट R-37M एयर टू एयर मिसाइल को लेकर है, जिसे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ा ऑपरेशनल एडवांटेज माना जा रहा है। ये मिसाइल बहुत लंबी दूरी तक टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है और खासतौर पर हाई वैल्यू टारगेट जैसे AEW&C एयरक्राफ्ट, टैंकर और सपोर्ट प्लेटफॉर्म को निशाना बना सकती है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में ये भारत को एक मजबूत बढ़त दे सकती है, क्योंकि ये दुश्मन के एयर ऑपरेशंस को दूर से ही प्रभावित कर सकती है। इस मिसाइल को SU-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे उनकी मारक क्षमता और बढ़ जाती है। इसकी लंबी रेंज का मतलब है कि भारतीय फाइटर जेट्स बिना ज़्यादा खतरे में आए दुश्मन के महत्वपूर्ण एसेट्स को टारगेट कर सकते हैं। इससे एयर डोमिनेंस हासिल करने में मदद मिलती है और दुश्मन की स्ट्रैटेजी पर दबाव बनता है। हालांकि इसके प्रभावी उपयोग के लिए सही टारगेटिंग, डेटा लिंक और सपोर्ट सिस्टम का होना भी ज़रूरी है। कुल मिलाकर ये मिसाइल भारत की एयर कॉम्बैट क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है। 10वां अपडेट तेजस MK2 के स्केल मॉडल के वेस्टर्न एयर कमांड में दिखाई देने को लेकर है। ये एक संकेत माना जा रहा है कि भारत अपने अगले जनरेशन के फाइटर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तेजस MK2 को मौजूदा तेजस MK-1A से ज़्यादा पावरफुल, लंबी रेंज वाला और ज़्यादा पेलोड कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। इसका डिज़ाइन और सिस्टम ज़्यादा एडवांस्ड होंगे ताकि ये भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सके। वेस्टर्न एयर कमांड में इसका मॉडल दिखना इस बात का संकेत है कि एयरफोर्स भी इस प्रोजेक्ट में गहरी रुचि ले रही है और इसे ऑपरेशनल ज़रूरतों के हिसाब से देखा जा रहा है। ये प्रोग्राम भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है, क्योंकि इसका फोकस स्वदेशी डिज़ाइन और डेवलपमेंट पर है। तेजस MK2 के जरिए भारत मीडियम वेट फाइटर कैटेगरी में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है ताकि विदेशी निर्भरता कम हो और अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले।